इंजन का मटेरियल मत लिखो, मैंने तो कोई से भी 10 कंपोनेंट बोले ना बेटा। ग्लास जो उसका हेडलाइट है, हेडलाइट का मटेरियल तो पता कर सकते हो। तो नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इसमें हमें ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि जो नेटवर्क एनालिसिस का सारा यूज है वो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए टाइम पर हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट क्या होता है। व्हाट इज प्रोजेक्ट? So project is a well-defined set of number of interrelated activities. प्लीज वेट कीजिएगा एक मिनट। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी आपने एटलीस्ट प्रयास किया वो बड़ी बात है, नहीं बना क्वेश्चन अलग बात है। बस एक दूसरे का सबने कॉपी कर दिया। कौन सी कंपनी की क्या नाम था, आइसर का कोई सा एक मॉडल लिया था, तो वो सारे बच्चों ने वही कोई मॉडल लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। मैं तो बोल रहा हूँ आपके घर में जो बाइक है उसका करना। स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर्ली सभी को? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड पूरा नेटवर्क एनालिसिस रहता है। तो यहाँ देखते हैं हम, प्रोजेक्ट इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, कई सारी एक्टिविटीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इन सभी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजेक्ट कहलाता है। अब इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, यहाँ पर इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब है कि ये सारी एक्टिविटीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होगी। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, और उन सभी एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये क्या होती है कि इन्हें कुछ स्पेसिफिक टाइम में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। दैट एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड विद इन सम स्पेसिफिक टाइम। कुछ स्पेसिफिक टाइम में आपको कंप्लीट करना पड़ता है इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस भी स्पेसिफाई होता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व है, उन सभी एक्टिविटीज को हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कंप्लीट करना पड़ता है, और किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंप्लीट करना पड़ता है। एंड दीज एक्टिविटीज कंज्यूम्स रिसोर्सेज। और ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये सारी एक्टिविटीज रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। द रिसोर्सेज में बी द लेबर, मशीनरीज, मटेरियल एंड मशीन। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो आपका मेन मशीन, मटेरियल या मनी के फॉर्म में हो सकता है। तो सभी एक्टिविटीज को कंप्लीट कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ सकता है, कुछ मेन पावर कंज्यूम करना पड़ सकता है, किसी मशीन का यूज करना पड़ सकता है, या किसी फॉर्म में वहां पर मनी का यूटिलाइजेशन करना पड़ सकता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। अब अगर किसी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना आना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल करना चाहिए। द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज इन इफिशिएंट मैनर। जितनी भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज आपको वहां पर करना है उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में, उन सभी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली आपको शेड्यूल करना चाहिए। अब किस तरीके से करना चाहिए? इन एन इफिशिएंट मैनर। एक प्रॉपर इफिशिएंट मैनर में उन सभी एक्टिविटीज को शेड्यूल करना चाहिए, सो एज टू कंप्लीट इट ऑन और बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के पहले कंप्लीट कर सके विद मिनिमम कॉस्ट। और साथ में कॉस्ट भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इन सभी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मटेरियल की कुछ ना कुछ
टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये टाइम को कंज्यूम करती है, साथ साथ में वहां पर मनी का कंजम्पशन हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी अवेलेबल फैसिलिटीज है, मेन मशीन एंड मटेरियल, इनका भी कंजम्पशन वहां पर हो सकता है। और ये सारी एक्टिविटीज हमें इस तरीके से कंप्लीट कराना चाहिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक डिजायर्ड टाइम इंटरवल में कंप्लीट किया जा सके, एक इफिशिएंट मैनर में कंप्लीट किया जा सके, और कॉस्ट जो है वो भी उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। सो नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इज ए ग्राफिकल प्लान which consists of certain configurations of arrows and nodes। अब जो नेटवर्क होता है वो एक टाइप का ग्राफिकल प्लान होता है जो कि एरोज और नोड्स से मिलके बना होता है। आगे हम देखेंगे एरोज और नोड्स का किस तरीके से हम यूज करते हैं इस प्लान को बनाने के लिए। और ये जो सारे एरोज और नोड्स है ये एक लॉजिकल सीक्वेंस क्रिएट करते हैं सभी एक्टिविटीज का, और इन सभी लॉजिकल सीक्वेंस जो एक्टिविटीज का होता है जिसे कि हम नोड्स या एरोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफिकल प्लान को हम बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क टेक्निक या नेटवर्क एनालिसिस जो वर्ड है उसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो it is the technique of OR which are used for planning, scheduling and controlling the large and complex projects are known as network analysis और network techniques। तो ऑपरेशन रिसर्च की वह टेक्निक जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के लिए हेल्पफुल होती है, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, नेटवर्क डेवलप करते हैं और उन नेटवर्क्स का यूज करके, अब नेटवर्क किन चीजों का बना होगा, नेटवर्क बना होता है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का। उस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज हमें करना है उन सभी एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजेक्ट रहता है, और उस प्रोजेक्ट को सही समय पे कंप्लीट करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, उसकी शेड्यूलिंग करना चाहिए, और अगर प्लानिंग और शेड्यूलिंग के बाद भी कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको प्रॉपरली हमें कंट्रोलिंग करना आना चाहिए। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क टेक्निक्स। These techniques are based on the representation of the project as a networks of activities। अब ये सारी जो टेक्निक्स है किस चीज पे बेस होती है, इसमें आपको प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज के कॉम्बिनेशन और एक्टिविटीज के नेटवर्क के फॉर्म में शो करना पड़ता है। नेटवर्क इज एसेंशियली ए ग्राफिकल प्लान, और यहाँ पर जो नेटवर्क होता है वो एक ग्राफिकल प्लान होता है, and that is consisting of certain configurations of arrows and nodes, जो कि arrows और and nodes के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, एक्टिविटीज का एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं ताकि इससे हमें ये समझ में आ जाए कि किस कंडीशन में और किस टाइम पर हमें किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। हम यहाँ पर अगर टेक्निक्स की बात की जाए, जो ऑपरेशन रिसर्च में हम टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं या नेटवर्क एनालिसिस में हम टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली दो टेक्निक्स काफी यूज होती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड CPM एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। तो ये जो दो टेक्निक स्टार्टिंग वाली है ये काफी यूजफुल होती है, और PERT में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम रिसोर्स एलोकेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारा कंसर्न रहेगा वो इन दो टेक्निक से रिलेटेड रहेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। अब अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें किसी भी CPM नेटवर्क या PRT नेटवर्क में आपको कौन कौन से कंपोनेंट दिखाई देंगे, तो सबसे पहले वहां पर आपको एक्टिविटी मिलेगी। सो एक्टिविटी इज एन इंडिविजुअल ऑपरेशन which utilizes resources and has a start and end point is called as an activity। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जहां पर भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी।
और इस एक्टिविटी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब ये टाइम की टर्म में मेजर करते हैं, इसका कुछ स्टार्टिंग टाइम होगा और कुछ फिनिशिंग टाइम होगा। तो उस स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक का जो ड्यूरेशन रहता है वो एक्टिविटी ड्यूरेशन कहलाता है। अगर आप इसको जब नेटवर्क में देखेंगे तो उसमें आपको कुछ स्टार्ट पॉइंट मिलेगा। अगर बना के देखें तो इस टाइप से आपको कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंड पॉइंट रहेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आपको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करना रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आप एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो का जो हेड है वो फिनिशिंग पॉइंट दिखाता है, एरो का जो टेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है। तो अगर मैं स्टार्ट पॉइंट को लिखूं 1 और एंड पॉइंट को लिखूं 2, तो यहाँ पर एक्टिविटी है एक्टिविटी 1 to 2, दैट मींस ये एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हुई है और 2 पे एंड हो रही है। अब ये जो एरो का टॉप रहता है इसके ऊपर आप उस एक्टिविटी के नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन, अगर आपने यहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट किया है तो आप लिख सकते हैं फाउंडेशन, या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। साथ साथ में अगर मैंने इस पे टाइम लिखा है, मान लीजिए मैंने लिख दिया है 5, अब अगर टाइम की यूनिट में डेज में ले रहा हूँ, अगर इस एक्टिविटी के साथ में मैंने लिख दिया है 5, तो इसका मतलब है जो भी एक्टिविटी 1 से 2 तक हो रही है वो एक्टिविटी 5 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक्टिविटी हम उस पे दिखा सकते हैं। फिर अगर एक्टिविटी के भी फर्दर क्लासिफिकेशन किए जाए तो 3 बेसिक टाइप की एक्टिविटीज हमको दिखती है। पहली है प्रीडेसर एक्टिविटीज। इसको अगर डिफाइन करें तो ये होता है एन एक्टिविटीज व्हिच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वन और अदर एक्टिविटीज स्टार्ट इज नोन एज प्रीसीडर एक्टिविटी। तो प्रीसीडर एक्टिविटी का मतलब है कि इस एक्टिविटी को आपको पहले कंप्लीट करना है और इसके बाद ही आप कोई अगली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटीज दैट कैन नॉट बी स्टार्टेड until one or more other activities are completed। तो ऐसी एक्टिविटी जिनको आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसके पहले की कुछ एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाए। थर्ड जो एक्टिविटी रहती है दैट इज डमी एक्टिविटी, एन एक्टिविटी which does not consume any kind of resource or time। तो कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है, कुछ डमी एक्टिविटीज हमें वहां पर इंक्लूड करना पड़ सकती है। तो डमी एक्टिविटी एक्चुअल में जैसा नाम है वैसे ही है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं होती है उस पूरे प्लान में, लेकिन उसको आपको वहां पर ऐड करना पड़ सकता है। और इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है इसमें एक्चुअल में कोई टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है और ना ही कोई रिसोर्स का कंजम्पशन होता है। इस टाइप की डमी एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उस प्लान को प्रॉपर्ली शो करने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं। ये आपको आगे समझ में आते जाएगा जब हम आगे इसमें सीपीएम जो मेथड पढ़ेंगे और उसमें किस तरीके से हम प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं या उसका जो डायग्राम है उसको हम बनाते हैं, तो उसमें हम समझेंगे। अब डमी एक्टिविटी का यूज कहाँ पर हो सकता है? 2 कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पर कि हम डमी एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। व्हेन 2 or more parallel activities in a project have same starting and same finishing point। मान लीजिए एक एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल या स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम है, दूसरी वाली कोई एक्टिविटी है जिसका भी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जो है वो अगर सेम आ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अगर किसी भी 2 एक्टिविटी का अगर सेम हो जाता है तब फिर आपको यहाँ पर डमी एक्टिविटी ऐड करना पड़ती। तो इस तरीके से आप जब भी सीपीएम या पर्ट नेटवर्क बनाते हैं, सॉरी सीपीएम नेटवर्क जब भी आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ इस तरीके से अगर आप किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी 2 एक्टिविटीज को स्टार्टिंग पॉइंट 1 और 2 के बीच में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तरीका आपका गलत होता है। तो ये तरीका गलत होता है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो सही तरीका रहता है उसे बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग पॉइंट 1 और स्टार्टिंग पॉइंट 2 जो आपने लिए हैं, और अगर एक एक्टिविटी 1 से 2 के बीच में हो रही है और दूसरी एक्टिविटी अगर आपको फिर से बनाना है, सपोज एक्टिविटी ए
जो है वो 1 से 2 के बीच में हो रही है, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे शो करना है तो आपको एक थर्ड पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, और उस इमेजिनरी पॉइंट को लेने के लिए आपको डमी एक्टिविटी बनाना पड़ेगी। तो आपको 1 से लेके 3 तक एक डमी एक्टिविटी से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब डमी एक्टिविटी जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन के थ्रू हम शो करते हैं, और फिर 3 से लेके 2 तक की जो एक्टिविटी है उसको भी हम डमी के थ्रू ऐड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी दो एक्टिविटीज के सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हो जाता है तो आपको फिर एक्टिविटी को एक डमी लेके ज्वाइन करना पड़ सकता है। तो आपने 1 से लेके 3 तक एक डमी एक्टिविटी ऐड कर दी, उसके बाद 3 से लेके 2 तक आपने फिर से जो एक्टिविटी आपको यहाँ पे ज्वाइन करना थी उसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें होता है वो होता है इवेंट। ये जो सर्कल के अंदर जो सर्कल हमने बनाया है, इन सर्कल को हम बोलते हैं इवेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से लेके 2 तक जो है, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए इवेंट। अब इवेंट क्या बताता है? इवेंट सिर्फ ये बताता है कि आपने जो प्रोसेस स्टार्ट की है या जो एक्टिविटी स्टार्ट की है उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिखाने के लिए हम एक सर्कल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इवेंट, और एरो के थ्रू हम शो करते हैं किसी भी एक्टिविटी को। ठीक है, तो इवेंट हमेशा इसमें कोई टाइम कंजम्पशन नहीं होता है, ना ही कोई रिसोर्स का कंजम्पशन होता है। ये इवेंट सिर्फ ये बताता है कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है या कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। और जो एक्टिविटी है वो टाइम कंजम्पशन भी होता है, उसमें मटेरियल का कंजम्पशन भी होता है, और भी जो रिसोर्सेस रहते हैं, लेबर या फिर जो मनी है, उन सभी का कंजम्पशन जो होता है वो किसी एक्टिविटी में होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो एक्टिविटी है उसमें जो है रिसोर्सेस का कंजम्पशन होता है, जबकि इवेंट सिर्फ जो बताता है वो आपका टाइम बताता है। टाइम का ही वो बताता है कि आपका स्टार्टिंग टाइम कहाँ पे है और फिनिशिंग टाइम कहाँ पे, और उसमें एक्चुअल में टाइम का भी कंजम्पशन नहीं होता है। जस्ट वो एक इंस्टेंट बताने के लिए हम यूज करते हैं कि कोई एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। तो इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर इवेंट को डिफाइन करें तो क्या होता है, इवेंट इन ए नेटवर्क डायग्राम is a specific instant of time, just a moment of time होता है, एक instant of time होता है जहां पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है या सिर्फ एंड होती है, which makes the start or end of an activity. Event consume neither the time nor the resources. तो इवेंट के केस में ना तो किसी तरीके से टाइम का कंजम्पशन होता है और ना ही किसी भी रिसोर्सेस का कंजम्पशन यहाँ पर होता है। And the event is represented by a circle and event number is written within the circle. तो जैसा अपन ने यहाँ देखा, यहाँ इवेंट 1 जो है उसको हमने सर्कल के अंदर लिखा है, और वैसे ही इवेंट 2 को भी हमने सर्कल के अंदर लिखा है, इवेंट 3 को भी हमने सर्कल के अंदर लिख दिया। तो इवेंट का नंबर हम सर्कल के अंदर लिख देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक सर्कल के थ्रू होता है। एग्जाम्पल अगर किसी इवेंट की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ इवेंट इज स्टार्ट ऑफ द मोटर। मान लीजिए आपको कोई ऑपरेशन करना है, लेथ मशीन पे करना है, तो आपने लेथ मशीन की मोटर को स्टार्ट किया, तो जिस क्षण, जिस टाइम पे, जिस मोमेंट आप उसको स्टार्ट करते हैं वो आपका जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे इवेंट। तो अगर एक और एग्जांपल लेके आपको कोई पैटर्न बनाना है किसी इम्पेलर का, अगर आपको किसी इम्पेलर के लिए, किसी फैन के लिए कोई इम्पेलर का रोटर अगर आपको बनाना है और उसमें अगर आपको डिफाइन करना है कि इवेंट किस तरीके से होंगे, तो फर्स्ट इवेंट जो होगा उसको नाम दूंगा मैं इवेंट नंबर 1। तो वो इवेंट नंबर 1 क्या होगा? इवेंट नंबर 1 हो सकता है स्टार्ट मेकिंग द पैटर्न ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करना, तो ये हमारा हो गया इवेंट नंबर 1। उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उस इम्पेलर को बनाने के लिए या उसकी कास्टिंग की प्रोसेस जो आप स्टार्ट करेंगे या पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपके लिए होगी एक्टिविटी। तो 1 से लेके 2 तक आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हुई। फिर सेकंड पॉइंट जहाँ रहेगा उस सेकंड पॉइंट पे आप
इवेंट नंबर 2 लिख देंगे। अब ये इवेंट नंबर 2 क्या होगा, आपकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो इवेंट नंबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पैटर्न मेकिंग इज कंप्लीटेड। तो नंबर 1 पे हुआ पैटर्न मेकिंग स्टार्ट, नंबर 2 पे हो जाएगा पैटर्न मेकिंग कंप्लीटेड। और बीच वाली जो प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक है, इसे हमने नाम दिया है एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मेकिंग ऑफ द पैटर्न, मेकिंग ऑफ द पैटर्न फॉर द इम्पेलर। तो कुल मिला के अगर हम बात की करें इवेंट और जो एक्टिविटी, उसमें क्या फर्क है, इवेंट जो होता है ना तो उसमें कोई टाइम का कंजम्पशन होता है, ना ही किसी मटेरियल का कंजम्पशन होता है, या किसी भी प्रकार की कोई रिसोर्सेज का कंजम्पशन यहाँ पर नहीं होता है। जस्ट ये इंस्टेंट ऑफ टाइम बताता है जहां पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है या खत्म होती है। अब इवेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, इवेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला इवेंट का जो टाइप होता है वो होता है मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट का मतलब है कि अगर एक साथ कोई भी दो या अधिक कोई सी दो से ज्यादा प्रोसेसेस किसी इवेंट पर आकर एक साथ खत्म होती है, तो वो इवेंट कहलाता है मर्ज इवेंट। तो अगर डायग्राम के फॉर्म में हम इसको समझना चाहे तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सर्कल अगर मैंने यहाँ बनाया, ये सर्कल जो है ये मुझे शो करेगा इवेंट। तो मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया इवेंट नंबर ए या इवेंट नंबर 1। कोई भी दो प्रोसेसेस, इसके पहले दो एक्टिविटीज आ रही है जो कि यहाँ पर आके कंप्लीट हो रही है, दो एक्टिविटीज इस इवेंट पर आकर कंप्लीट हो रही है। तो इस टाइप से ये दो एक्टिविटीज यहाँ पर मर्ज हो रही है, दोनों एक्टिविटीज यहाँ मर्ज हो रही है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है मर्ज इवेंट। An event which represent the joint completion of more than one activity, एक से ज्यादा एक्टिविटी का कंप्लीशन हो रहा है, तो और सेम पॉइंट पे आके ये सेम इवेंट पे आकर अगर ये कंप्लीट हो रही है, तो इस टाइप से जो इवेंट मिलता है उसे हम बोलते हैं मर्ज इवेंट। नेक्स्ट रहता है बस्ट इवेंट। तो बस्ट इवेंट जो होता है उसमें जैसा मर्ज इवेंट है उसका अपोजिट होता है, एन इवेंट विच रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी। मान लीजिए यहाँ पर कोई इवेंट को रिप्रेजेंट करूं मैं इवेंट नंबर 2, और यहाँ से इवेंट नंबर 2 से अलग अलग 3 एक्टिविटीज मेरी निकल जाए, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3। तो इधर से अलग अलग एक्टिविटीज जब यहाँ से किसी सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं बस्ट इवेंट। थर्ड रहेगा इसमें मर्ज एंड बस्ट इवेंट। सो एन इवेंट मे बी मर्ज फॉर सम एक्टिविटीज एंड बस्ट फॉर सम अनदर एक्टिविटीज। तो इस टाइप से कोई इवेंट हो सकता है जहां पर कि दो से ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो आकर मर्ज हो जाए और या वहां से बस्ट हो जाए। तो इस टाइप से अगर हम बनाए इसे, मान लीजिए कोई एक्टिविटी ए है वो यहाँ पर आ रही है और एक्टिविटी बी जो है वो भी यहाँ आकर मर्ज हो रही है, लेकिन यहाँ से दो एक्टिविटीज नहीं स्टार्ट हो रही, एक्टिविटी सी एंड एक्टिविटी डी। तो इस टाइप का ये जो इवेंट रहेगा, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं इवेंट नंबर 3। तो ये जो इवेंट रहेगा इसको हम बोलेंगे मर्ज एंड बस्ट इवेंट। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर मर्ज होगी, मतलब यहाँ पर कंप्लीट होंगी, और कुछ एक्टिविटीज यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो इस टाइप से हम इसे मर्ज एंड बस्ट इवेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जो बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं इसे क्या होता है। तो पहला है इसमें एक्टिविटी ऑन एरो। दिस इज अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इन विच ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ऊपर जो अभी हम देख रहे थे वो एक्टिविटी ऑन एरो ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी नेटवर्क आप बनाएंगे उस नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज है उनको हम एरो के थ्रू शो करेंगे। A tail of the arrow represent the start and the head of the arrow represent the end point। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, मैं यहाँ दो इवेंट बनाता हूँ, इवेंट 1 एंड इवेंट 2।
इस तरीके से दो इवेंट हम ले लें, इवेंट 1 ले लें, इवेंट 2 ले लें। यहाँ इवेंट सिर्फ ये बताते हैं कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट या फिनिश हुई है। साथ में अगर मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी से इसे ज्वाइन कर देता हूँ, अब इस एक्टिविटी को जब हम बनाएंगे तो इसको हमें एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो एरो का टेल रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है यहाँ पर, और एरो का जो हेड होता है वो फिनिशिंग पॉइंट दिखाता है, और एरो के ऊपर जो हम नंबरिंग करते हैं या जो भी लेटर लिखते हैं वो उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम यहाँ समझ सकते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई एक्टिविटी ए परफॉर्म हो रही है जो कि पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रही है, इवेंट 1 से स्टार्ट हो रही है और इवेंट 2 पे फिनिश हो रही है। साथ में अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइम भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं 2, और अगर ये टाइम यूनिट जो है मैंने डेज में ली है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी ए विल स्टार्ट फ्रॉम इवेंट नंबर 1 एंड विल एंड टू इवेंट नंबर 2 एंड विल कंज्यूम 2 डेज, और यहाँ पर कंजम्पशन कितना होगा, 2 दिनों का होगा। तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। These diagrams have single starting node from which all the activities with no predecessors may be start। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग जो होगी इसकी किसी एक पॉइंट से होती है, और उसके बाद ही सारी अगली एक्टिविटीज जो है वो सारी यहीं से स्टार्ट होगी, और इसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब इसके लिए आपको एक स्टार्टिंग एक्टिविटी चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर इसमें एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो एडवांटेज अगर इसके देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। मेनी कंप्यूटर प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम में नेटवर्क्स हम बनाते हैं वो सभी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम गिव्स अ बेटर सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट में आपको टाइम जो है वो प्रॉपर्ली दिखता है कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। थर्ड इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है इसका, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ए टाइम स्केल विद द एरो ड्रॉन टू द करेक्ट लेंथ। अगर एरो प्रॉपर्ली आप बनाते हैं, प्रॉपर लेंथ का अगर आप स्केल पे एरो चूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप ये बता सकते हैं कि एरो की लेंथ को देख के आप बता सकते हैं कि वहां पर कितना टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट रहता है इसमें एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड मतलब यहाँ पर इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें हम जितनी भी एक्टिविटीज है उनको हम नोड के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर जो ऊपर वाला जो था एक्टिविटी ऑन एरो उसमें हमने 1 से लेके 2 तक एक्टिविटी ए को शो किया था, लेकिन अगर इसे मैं एक्टिविटी ऑन नोड पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसमें मैं लिख दूंगा एक्टिविटी ए। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। So this is another technique of network representation in which activities are represented by circles or nodes and arrows are used only to show the dependency relationship। और arrow का यूज सिर्फ हम dependency relationship दिखाने के लिए करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। सपोज अगर मैं एक्टिविटी ऑन एरो कंसीडर करता हूँ जो पिछला केस था, और उसमें 2 एक्टिविटी ए और बी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से बताऊंगा। पहले मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी ए रहेगी, फिर यहाँ पर एक इवेंट होगा जहां पर एक्टिविटी ए का एंड होगा, और इस इवेंट से एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी। जो कि कुछ इस इवेंट पे खत्म होगी। तो अगर मुझे एक्टिविटी ऑन एरो रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बनाऊं इसके लिए तो वो काफी सिंपल हो जाता है। एक्टिविटी ऑन नोड में मुझे 2 एक्टिविटी नोड में दिखाना है, तो मेरे पास 2 एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। तो इन्हें मैं एक नोड के फॉर्म में लिख दूंगा। नोड में ए की वैल्यू लिख देंगे और नोड में बी की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ इससे ये पता चल रहा है
कि यहाँ एक्टिविटी ए कंप्लीट हो रही है, यहाँ एक्टिविटी बी कंप्लीट हो रही है, और दोनों में रिलेशनशिप ये है कि एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी कंप्लीट होगी, इसलिए इन दोनों को मैंने एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर दोनों डायग्राम को आप देखें तो एक्टिविटी ऑन एरो रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मतलब इसे देखें तो समझने में आसानी नहीं होती, जबकि एक्टिविटी ऑन नोड जो है रिप्रेजेंटेशन करने का एक इजी तरीका होता है। स्टार्टिंग में जब नेटवर्क एनालिसिस किए जाते थे तो इस टाइप का तरीका एक्टिविटी ऑन एरो वाला तरीका काफी यूज में था, लेकिन आजकल एक्टिविटी ऑन नोड को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, ये तरीका भी काफी इजी होता है। फिर दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो भी नेटवर्क जनरेटर है, जो नेटवर्क बनाने का काम कर रहा है बंदा, उसको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर एडवांटेजेस देखें हम एक्टिविटी ऑन नोड के, तो एक्टिविटी ऑन नोड वाले केस में आपको अलग से डमी एक्टिविटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप एक ही नोड से दो अलग अलग एक्टिविटीज को ज्वाइन करा सकते हैं, जबकि एक्टिविटी ऑन एरो में आप एक नोड से दो एक्टिविटी जिनके सेम इनिशियल और सेम फाइनल पॉइंट हो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी कारण से ये जो तरीका है दे आर इजियर टू ड्रा एंड अंडरस्टैंड, इजी होता है ड्रा करना, अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है, एंड दे आर इजियर टू रिवाइज एंड अपडेट, और उनको आप इजीली रिवाइज और अपडेट भी कर सकते हैं। अगर बात करें सीपीएम या पीआरटी मेथड में, तो पीआरटी मेथड में जो कंप्यूटेशन होता है वो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम के बेसिस पे होता है, जबकि एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम्स का जो यूज होता है वो सीपीएम मेथड में काफी यूज होता है, और सीपीएम मेथड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी काफी यूजफुल रहती है। अब अगर रूल्स की बात की जाए या कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो किस तरीके से आप यहाँ पर रूल्स जो जो अप्लीकेबल रहेंगे, कौन कौन से रूल हो सकते हैं वो देखते हैं। इन एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम, एरो रिप्रेजेंट द एक्टिविटी, तो हमें पता है कि इसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसे हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सर्कल विल रिप्रेजेंट एन इवेंट, और सर्कल जो है वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। Each activity should be represented by only one arrow, हर एक्टिविटी के लिए सिर्फ एक ही एरो का यूज करेंगे, एंड मस्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, मस्ट स्टार्ट एंड एंड इन ए सर्कल कॉल्ड द इवेंट, और हर एक्टिविटी एक सर्कल से स्टार्ट होगी और एक सर्कल पर ही खत्म होगी, और उस सर्कल को हम बोलते हैं इवेंट। द टेल ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द स्टार्ट, टेल ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द स्टार्ट। इस टाइप से अगर आप बना रहे हैं, दो इवेंट बना लिए आपने, एक एरो रिप्रेजेंट कर दिया, ये एरो का हेड है और ये टेल है, यहाँ इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो टेल रहेगा, द टेल ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हेड विल रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। The direction of arrow will indicate the direction of workflow, direction of arrow, जो जिस डायरेक्शन में एरो बनाएंगे आप उस डायरेक्शन में आप बताएंगे कि वर्क की प्रोग्रेस पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में है। एंड द नॉर्मल कन्वेंशन इज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से आप हमेशा जो बनाएंगे डायग्राम वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही बनाएंगे। All the networks are constructed logically on the basis of principle of dependency, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करना है, और इन सारी एक्टिविटीज को आपको एक लॉजिकल वे में बनाना चाहिए, लॉजिकल वे में नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। लॉजिकल वे का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक आपकी पिछली कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही है और अगर वो उस लास्ट एक्टिविटी का इफेक्ट अगर नेक्स्ट एक्टिविटी पे पड़ने वाला है तो आपको पहले उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये उस टाइप से आप किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको वॉल पेंटिंग करवाना है, लेकिन वॉल पेंटिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप वहां पर वॉल का कंस्ट्रक्शन
करेंगे। तो आप जब इस टाइप का नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक एक्टिविटी वहां पर देना पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। देन आपको एक एक्टिविटी देना पड़ेगी, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल। देन फिर आप वहां पर वॉल पेंटिंग वाले एक्टिविटी पे जा पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर लॉजिकल वे में सारी एक्टिविटीज जितनी भी आपको परफॉर्म करना है उनको एक नेटवर्क के फॉर्म में बनाना पड़ता है। An event cannot occur until all the incoming activities into it have been completed. तो कोई भी इवेंट तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें आने वाली सभी इनकमिंग एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर इवेंट मान लीजिए आपने इवेंट की डेट दे रखी है 10th ऑफ दैट मंथ, आपने उस महीने की 10 तारीख को बोल रखा है कि ये इवेंट ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब तक वो सारी एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकती तब तक वहां पर कोई नया इवेंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगली जो एक्टिविटी है वो उस इवेंट से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। An activity cannot start until all the preceding activities have been completed. जैसा हमने पीछे समझा अभी कि कोई भी नई एक्टिविटी जब तक नहीं स्टार्ट हो पाएगी जब तक कि उसकी पिछली पुरानी उसके पहले वाली प्रीसीडिंग एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो सकती, तब तक नई एक्टिविटी कोई स्टार्ट नहीं होगी। नो सेट ऑफ एक्टिविटीज कैन फॉर्म ए सर्कुलर लूप। कोई भी एक्टिविटीज का जो सेट है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में नहीं रहेगा। आपको वहां पर किसी भी तरीके से कोई सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन नहीं करना है, क्योंकि लूपिंग अगर हो जाती है किसी एक्टिविटी में तो वो जो है उसको हम एरर के फॉर्म में देखते हैं और वो एक नेटवर्क एरर कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी इवेंट को की नंबरिंग करने के लिए, तो किसी भी इवेंट की नंबरिंग करने के लिए हम फुलकरसन रूल का यूज करते हैं। इसके पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ा मैं एक बार आप लोगों को बुक से रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। तो आप जो अगली स्क्रीन है इसको देखिए। आपको ये स्क्रीन दिख रही है बेटा प्रॉपर्ली सभी को? है ना, ये बुक का पीडीएफ लिया है मैंने ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि बुक में ये टॉपिक किस तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया था, है ना। प्रोजेक्ट क्या होता है और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में दी है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है? प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी आती है उसकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग में। इसमें आप सारा प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना है। साथ साथ में आपको जो पॉलिसीज होती है आपकी कंपनी की पॉलिसीज वो भी सारी बनाना पड़ती है, ध्यान रखना पड़ती है। साथ साथ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह होती है वो सारी भी आपको देखना पड़ती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग जब तक प्रॉपरली नहीं होती है तब तक आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में दो इम्पोर्टेंट चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि एक्टिविटीज क्या क्या कराना है। दैट मीन्स क्या क्या जॉब्स हमें वहां पर करना है या क्या क्या टास्क हमारे सामने रहेंगे और उन्हें कौन परफॉर्म करेगा, और साथ साथ में उनसे लगने उन सारे टास्क में लगने वाले रिसोर्सेस क्या क्या होंगे, ये हमें सारा प्लानिंग करना पड़ता है। तो अगर किसी सिविल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चले हम, तो अगर आपको कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन आपको स्केवेंजिंग ऑफ फाउंडेशन करना पड़ेगा, उसको आपको फाउंडेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन प्रिपेयर करना है तो आप जब प्रोजेक्ट प्लान बनाने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एक्टिविटी हमें कौन सी करना है। तो सबसे पहले आपको उस एक्टिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा और उस एक्टिविटी में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको ये भी प्लान में लेना पड़ेगा। तो अब ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ये मैन पावर हो सकता है, आपको कितने वर्कर्स कितने मजदूरों की रिक्वायरमेंट लग रही है वो चेक करना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कौन कौन सी मशीनरीज लगेगी वो भी चेक करना पड़ेगा।
साथ साथ में आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखना पड़ेगा, आपका टारगेट कितने का है, कि आप कितने फाइनेंस में, कितने मनी में उसको फाउंडेशन को बनाना चाहते हैं, कौन कौन से मटेरियल के थ्रू वो फाउंडेशन हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और टाइम और स्पेस कितना रहेगा उसके लिए, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ती है। और इसी तरीके से जितनी भी अदर एक्टिविटीज है वो सारी आपको डिसाइड करना पड़ती है, और उन एक्टिविटीज में कौन कौन से रिसोर्सेज आपको लगने वाले हैं ये सारा आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग की। अब अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है, अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग को एक शॉर्ट में अगर हम समझे क्या क्या स्टेप्स उसमें आपको फॉलो करना पड़ते हैं, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एजम्पशन टू बी मेड। अब जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब है आपका जो भी वर्क पीस है, वो अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री की टर्म में बोले तो आपका जो भी वर्क पीस या प्रोडक्ट रहेगा वो आपका प्रोजेक्ट है। और अगर किसी सिविल इंडस्ट्री के केस में देखें तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है आपकी, जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और जो भी कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हैं वो आपका प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप कोई डैम बनाना चाह रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर उस प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उस बड़े प्रोजेक्ट को आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज में ब्रेक करना पड़ेगा विथ टाइम एंड विथ रिसोर्सेज। तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ WBS, दैट मींस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में ब्रेक कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप आपको निकालना रहती है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम एस्टिमेट फॉर ऑल द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको छोटे छोटे टाइम में आपको डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट रहता है एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज आपको लग रहे हैं ये भी चेक करना पड़ेगा। आपने एक्टिविटीज में तो डिवाइड कर लिया है, और उन एक्टिविटीज में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना आपको मनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कितने मटेरियल चाहिए या कितनी मशीनरीज चाहिए या कितने वर्कर चाहिए, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट रहेगा स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव वेज। अब उसको बनाने का कोई अल्टरनेटिव तरीका हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है उनके बीच में एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते हैं, हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि जब एक्टिविटी 1 कंप्लीट होगी उसके बाद 2 को कंप्लीट होना चाहिए, फिर 4 को कंप्लीट होना चाहिए या 3 को कंप्लीट होना चाहिए। तो एक प्रॉपर इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप और सीक्वेंसिंग हम उसका कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग किस तरीके से करें, तो शेड्यूलिंग इज द लेइंग आउट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अलोंग द टाइम सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी परफॉर्म्ड। या शेड्यूलिंग का सिंपल सा जैसे शेड्यूल वर्ड का मतलब निकलता है, आप हर चीज का एक शेड्यूल बनाते हैं कि आपको सुबह से शाम तक किस तरीके से स्टडी करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको जब आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी आपको एक्टिविटीज लग रही है, उनका टाइम सीक्वेंस क्या है, कौन सा वर्कर उसको परफॉर्म करेगा, कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, उस प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए वो होता है स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। तो हर एक्टिविटी का आपको स्टार्ट टाइम पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डेट पर ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और पर्टिकुलर टाइम पर आप किसी पर्टिकुलर डेट पर आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर देंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है। Critical activities that mean the activities that will require some special attention। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि आपको कुछ स्पेशल अटेंशन देना पड़ रहा है। अगर उनके बिना आगे आपकी जो पूरा प्लान है वो अगर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उन एक्टिविटीज को आपको काफी ध्यान देना पड़ता है। ये भी डिसाइड करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि स्लैक या फ्लोट कितने हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसको कि आप थोड़ा सा अगर डिले भी कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके प्लान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्लैक या फ्लोट। वेरियस कंस्ट्रेंट टू डिटरमाइन द लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज। आपको कंस्ट्रेंट्स भी देखना पड़ते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेस है
वो उन पर्टिकुलर डेट में आपके पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। आपने कोई प्लान बना लिया है कि मैं 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उस 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको लगेंगे वो आपके पास उस टाइम अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। इन सभी चीजों का आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके पास हो सकता है परमानेंट हो, कुछ आपको रेंट पर रिक्वायरमेंट चाहिए होती, तो आप जिसके भी थ्रू रेंट पर लेना चाह रहे हैं उस बंदे के पास भी वो चीजें उस टाइम पर अवेलेबल होंगी या नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं हम शेड्यूलिंग करना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहती है प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। दैट मीन्स आपने जो प्रॉपर ऊपर की जो 2 स्टेप थी वो अगर पूरी प्रॉपरली आपने फॉलो कर ली, आपने प्लानिंग बढ़िया कर ली है, आपने शेड्यूलिंग भी अच्छी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि जैसा प्लान आपने बनाया था वो सारा उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कंट्रोल करना। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एलिमिनेट करने की प्रोसेस जो होगी उसको बोलेंगे हम प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। अभी हम पढ़ चुके हैं नेटवर्क टेक्निक्स में 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पीआरटी बोलते हैं, और एक होता है क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको कि हम सीपीएम बोलते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। अभी जो आज हमने देखा था, सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि कोई भी एक्टिविटी और इवेंट को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ जो इवेंट है उसको मैं आई और जे के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्टिविटी को हमने एरो के ऊपर लिखा है। जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो इवेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कुछ फाइनल पॉइंट होगा, तो फाइनल पॉइंट का आप जो भी नंबरिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी जे लिखेंगे वो आई के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इवेंट पे नंबरिंग करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ 1 नंबर करूंगा तो फिर मुझे इसे 2 नंबर ही देना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ 2 लिख दूं और यहाँ पर 1 लिख दूं। मैं तो अगर इस एग्जांपल को हम देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है कि वही जो पैटर्न वाला एग्जांपल मैंने लिया था वो यही है कि मेकिंग द पैटर्न ऑफ एन इम्पेलर। अगर किसी इम्पेलर के लिए मुझे पैटर्न बनाना है तो वो मेरे लिए एक एक्टिविटी है, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया और जब वो खत्म हो चुका तो वो 2 चीजें जो होंगी उसको हम बोलेंगे इवेंट। रूल हम पढ़ चुके हैं। कोई भी एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम हम जब बनाएंगे तो उसके पढ़ने के लिए उसके लिए जो जो बनाने के लिए रूल्स होते हैं वो हमने देख ही लिया है। डमी एक्टिविटी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए कभी भी क्या होगा कि सेम नोड से आपको सेम नोड पॉइंट से आपको 2 एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट नहीं करना है और एक साथ खत्म भी नहीं करना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो वहां पर फिर आपको एक डमी एक्टिविटी के थ्रू उसको ऐड करना चाहिए। जैसे ए के बाद आपको सी एक्टिविटी कंप्लीट करना है, बी के बाद आपको ई एक्टिविटी कंप्लीट करना, लेकिन दोनों एक्टिविटी एक साथ एक ही पॉइंट पे खत्म होकर एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती है, एक ही इवेंट से कभी भी स्टार्ट नहीं होती है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए बीच में आपको फिर एक डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ सकता है। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखिए इस एग्जांपल में हमें कुछ इस टाइप से एक नेटवर्क बना हुआ दिया है। यहाँ पर इवेंट जो है, इवेंट को नेमिंग हमने की है 10 और 20 से, और एक्टिविटी है हमारे पास ए, बी और वाई। तो अगर मुझे अब ये दोनों एक्टिविटी ए और बी जो है उनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है, तो दोनों एक्टिविटी ए और बी कभी भी एक साथ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकती और एक साथ एक ही स्टार्टिंग एंड पॉइंट पर एंड नहीं हो सकती। तो फिर आपके पास 4 अलग अलग तरीके हो जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, जिसमें कि आप डमी एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इवेंट 10 और इवेंट 20 के बीच में यहाँ पर एक 10 और 11 एक नया इवेंट आप इंसर्ट कर देंगे, इवेंट नंबर 11,
और इन दोनों इवेंट को हम एक डमी एक्टिविटी के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। डमी एक्टिविटी लगाई है इसलिए यहाँ हम डॉटेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ही कोई टाइम कंज्यूम होगा, ना ही किसी रिसोर्स का कंजम्पशन होगा, लेकिन सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए हम यहाँ पर एक डॉटेड के थ्रू इसको शो कर रहे हैं। एक डमी एक्टिविटी हमने यूज की, तो 10 से लेके 11 तक की एक डमी एक्टिविटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और तरीका डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का ये हो सकता है कि 10 से लेके 11 तक हम एक्टिविटी ए परफॉर्म करा दे, और 11 से 12 तक 11 से 20 तक वाला जो जोन है उसको हम किसी डमी एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। ये जो ऊपर वाला ये केस जो है, ये दो केस जो है, ये एक्टिविटी ए के लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको एक्टिविटी बी के रिस्पेक्ट में देखें तो 10 से लेके 20 तक यहाँ पर इवेंट हो रहा है, इवेंट 10 और इवेंट 20, उसके बीच में ए वाली जो एक्टिविटी है उसको हम डायरेक्ट ज्वाइन करा दें, बी वाली जो एक्टिविटी है उसको हम 10 से लेके 11 तक कराएं, देन 11 से लेके 20 तक हम बी के थ्रू करवा दें। या दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि 10 से लेके 11 तक हम बी एक्टिविटी करवा लें और उसके बाद 11 से लेके 20 तक वाली जो है एक डमी एक्टिविटी के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर दे। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अब कुछ इसमें एरर्स आ जाती है जिनको हम बोलते हैं लूपिंग एरर या साइक्लिंग एरर। तो लूपिंग या साइक्लिंग का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पर कभी भी आपको, जब भी आप कोई नेटवर्क जनरेट करते हैं तो वहां पर आपको लूपिंग या साइक्लिंग टाइप की जो एरर होती है उसको आपको एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये किस कारण से होती है? समटाइम्स ड्यू टू द फॉल्टी नेटवर्क सीक्वेंस कंडीशन लाइक shown in figure is given here, the activity D, E and F are form a loop। यहाँ जो एक्टिविटी D, E और F हो रही है, अब अगर आपने क्या करा कि जो नेटवर्क सीक्वेंस अगर आपने प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया है, आपने अगर ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी और उसके बाद उसकी डिपेंडेंट एक्टिविटी कौन सी होगी, अगर आपने ये चेक नहीं किया है तो इस टाइप से कभी कभी आपका जो नेटवर्क रहता है उस नेटवर्क में एक लूप बन जाता है जिसको हम लूपिंग या साइक्लिंग बोलते हैं, लूप या साइकिल बोलते हैं। तो ऐसा आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये दिख रहा है हमें कि एक्टिविटी डी के बाद एक्टिविटी ई हो रही है और फिर वो ई एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी एफ हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 1 2 3 4 5 दिया है ये आपने इवेंट दिया है, ये इवेंट एक पर्टिकुलर डेट होता है या कोई पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उस डेट पे जाके फिर से पास्ट में उस इवेंट को कंप्लीट करा सके। अब जो इवेंट्स की नंबरिंग के लिए हम रूल यूज करते हैं उसको हम फुलकरसन रूल बोलते हैं, और फुलकरसन रूल के अकॉर्डिंग हम सारा इनका जो है नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा, हम अगला जो भी लेक्चर हमारा रहेगा वो इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे की चीजें समझेंगे कि फुलकरसन रूल किस तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें कि अगर आपको कंडीशंस दी है तो न्यूमेरिकल के उसमें आपको किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम्स जो होते हैं, नेटवर्क डायग्राम, किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, अगले 2 से 3 लेक्चर में हम इसके टॉपिक्स को समझेंगे सीपीएम मेथड के, उसके बाद पीआरटी मेथड हम स्टार्ट करेंगे।